आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मोनिश सनवर। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का स्पेशल शो ख़ास मुलाकात। आज ख़ास मुलाकात में हमारे साथ बहुत ही ख़ास शख्सियत हैं, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और भाजपा के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। यकीनन उनकी आवाज़ को सुना जाता है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने के बावजूद उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक पहचान बनाई है। आज हमारे साथ गुलाम अली खटाना साहब हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। भी आने का बहुत शुक्रिया। 370 को लगभग 7 साल पूरे हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में जब 370 को हटाया गया, उसको लेकर बड़ी सरकार की तरफ से कहा गया था कि इसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। यकीनन आज घाटी में वो परिवर्तन देखने को मिल रही हैं, चीज़ें थोड़ी सी बदल रही हैं। क्या लगता है कि 370 का वाकई जो प्रभाव सरकार सोच रही थी कि चीज़ें बदलेंगी, उस तरह से चीज़ें बदली हैं या अभी भी कुछ बाकी है? थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में पिछले 70 सालों में 2 ही ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए। एक मुरारजी देसाई जी के टाइम जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी दिल्ली में, और एक नरेंद्र मोदी जी ने करवाया जिसमें उमर अब्दुल्ला को मैंडेट मिला है। बिल्कुल ठीक। इसमें 60% प्लस लोगों ने वोट दिया है। और अभी वाले इलेक्शन में मच्छर मरने की भी खबर नहीं आई है। होता है ना पोलिंग बूथ पे छोटा वोटा, और इतना लोगों का तादाद में शामिल होना ये लोगों ने बड़ी देर बाद देखा है। मैं बड़ा पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं 1987-88 का इलेक्शन डिस्कस ना करूं, वो इलेक्शन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा रिग्ड करा गया। उसमें जो जीते हुए एमएलए थे उनको हरवा दिया गया इंटेंशनली। और जम्मू कश्मीर के मासूम अवाम, कश्मीर में तो किसी को गाली देना मतलब बहुत लड़ाई होगा तो थूक दिया, जा बड़ी कांगड़ी मार दी, ये बड़ी लड़ाई हो गई। लेकिन उस कम्युनिटी का इलेक्शन पर से, जमहूरियत पर से, लोकतंत्र पर से ये उठ जाना, भरोसा उठ जाना और आस्ता आस्ता एलिनेट हो जाना, एलिनेशन उनको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले गया। पाकिस्तान को मवाद मिल गया, वो ईंधन का काम करा, जिससे हमारे मोटे तौर पर 45 से 50 हज़ार जो लोग हैं, उसमें सिविलियन हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं, हर कम्युनिटी के हैं, वो कब्रिस्तान का जहाँ शमशान घाट पे चले गए। इतना तबाही हुआ, इतना मारामारी थी कि लोगों ने, जिसका कोई बिजनेस छोड़ के भाग रहा था, कोई खेत छोड़ के भाग रहा था, जिसका दुकान था वो भाग रहा था कि मैं बाहर दिल्ली में या कहीं पंजाब में, चंडीगढ़ में, हिमाचल में, या देश के किसी और जगह, जहाँ जम्मू वाले इलाके में थोड़ा अपना कोई जहनी ठहराव नहीं, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है लोगों के साथ। ये फ्रॉड करते हैं, फेक स्लोगन देता है, और लोगों का उस पर भरोसा उठ गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक सोच में चेंज आई। सोच में चेंज आएगी तो ज़मीन पे चेंज आती है। मतलब जिस बच्चों को, जिस जनरेशन्स को आपने ये बताया, जिनको कन्फ्यूज़न में रखा कि हम प्लेबिसाइट करवाएंगे, ऑटोनॉमी देंगे, फलाना देंगे, टंगाना देंगे, उनको ये नहीं मालूम होने दिया कि हम भारत के हैं कि नहीं हैं। उनमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करा कांग्रेस ने खासकर। और नरसिम्हा राव जी ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो अफ्रीका से कहा, अफ्रीका से क्या बोला, स्काई इज़ द लिमिट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ आज़ादी इज़ देयर। जब आप लोगों को इस तरह के स्लोगन्स देंगे तो हु इज़ क्रिएटिंग एलिनेशन। लेकिन मोदी जी के आने के बाद, C-70 के एब्रोगेशंस के बाद, वहाँ 2 निशान ख़त्म हो गए, 2 फ्लैग ख़त्म हो गए, डबल कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने सुना होगा कि इस्लाम में औरत को 1450 साल पहले बाप की प्रॉपर्टी में हक है, भले भाई से कम है, क्योंकि उसको ससुराल में भी लेना है, बिल्कुल उसको हक महर भी लेना है। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, अगर वो बच्ची शादी कर गई
हिमाचल में, पंजाब में, दिल्ली में या जम्मू कश्मीर की सरहद से बाहर, उसको बाप की प्रॉपर्टी पे हक नहीं मिलेगा, ना उनके बच्चों को मिलेगा। एब्रोगेशन के बाद उनको मिलना शुरू हुआ। कोई भी बेटी लंदन में शादी करेगी, दुबई में करेगी, दिल्ली में करेगी, हैदराबाद में करेगी, साउथ में करेगी, बंगाल में करेगी, अब उसको अपने बाप की जायदाद पे हक है। यानी जो उसका हक है वो उसको मिलेगा, वो मिलेगा, जो शरीयत ने भी अलाउ करा, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो भी काट दिया। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अक्सर केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उनकी तरफ से बयान आते थे कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, एलजी हमारे कामों में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करते हैं। अब यही कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी धीरे धीरे वो चीज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। क्या वाकई इस तरह का है कि एलजी को बिठाने के बाद में सरकारों को काम नहीं करने दिया जाता, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला इल्ज़ाम लगा रहे हैं? देखिए, अपोजिशन का काम होता है क्रिटिसिज्म करना, न्यूसेंस खड़ी करना, वो अपोजिशन का काम है। सत्ता पक्ष के लिए मुश्किल होता है, उसको डिलीवर करना है। अपोजिशन का काम है रोड़े अटकाने हैं, बात ही करनी है ना। सत्ता पक्ष को डिलीवर करना है उसके एंड पे, उससे उम्मीद है लोगों को। क्या जम्मू कश्मीर के अवाम ने कभी सोचा था कि उसके सरपंच के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाएगा? क्या जम्मू कश्मीर के किसान ने सोचा था कि मेरे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आएगा? क्या जम्मू कश्मीर के पेंशन वाले ने सोचा था कि मेरे अकाउंट में डायरेक्ट पेंशन आएगी? क्या जम्मू कश्मीर के गरीब आदमी जब वो इलाज के लिए 10-10 रुपये चंदा करता था, उसने सोचा था कि हमारे यहाँ मजदूर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक 5 लाख रुपया मोदी कार्ड जेब में है हेल्थ के लिए कभी सोचा था उसने? क्या जम्मू कश्मीर के बच्चों ने सोचा था कि हम भी स्टार्टअप का हिस्सा बनेंगे, स्टार्टअप का? क्या जम्मू कश्मीर में केसर को जीआई टैग देना, अखरोट को जीआई टैग देना, बासमती को जीआई टैग देना, राजमा को जीआई टैग देना, कलाड़ी को जीआई टैग देना, दस्तकारी को जीआई टैग देना, कश्मीर के कारपेट को जीआई टैग देना, क्या उन्होंने सोचा था कि हमारी इन चीज़ों को भी दुनिया में यूनिक आईडी मिलेगी? क्या जम्मू कश्मीर के अवाम ने कभी ये सोचा था हम होम स्टे दोबारा आएगा, हमारी जो दुकान उजड़ गया है उसको मैं 2 बनाऊंगा, हमारे जो खेत उजड़ गए हैं उसमें दोबारा खेती करूंगा? क्या जो बच्चे स्टोनिंग के लिए इस्तेमाल होते थे, उन्होंने कभी सोचा था हम स्कूल जाएंगे? क्या उन्होंने कभी ये सोचा था कि हम वहाँ जाएंगे खेलकूद के लिए और दुनिया से अवार्ड लेके आएंगे? क्या जम्मू कश्मीर ने सोचा था अवाम ने कि लंबी लंबी लाइनें, ये कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस लगाते थे, लंबी लंबी लाइनें, और जो टेररिस्ट नहीं है, जो सादा आदमी अपनी माँ बहन के साथ सफ़र कर रहा है बस में, दूर लंबी लाइन लगाते थे, सर्च करते थे, बेइज्जत करते थे। नरेंद्र मोदी जी के आने से साइंटिफिक तरीका, मिलिटेंसी को कर्ब करने के लिए साइंटिफिक तरीका अपनाया गया। किसी आम नागरिक को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो क्या क्या जम्मू कश्मीर के अवाम ने सोचा था कि कभी 50,000 का मतलब 10 रुपए का काम भी करना टेंडर होगा? उस तरह का एक माहौल क्या जम्मू कश्मीर के अवाम ने सोचा था कभी 3 टायर हमारे भी डीडीसी, वीडीसी, विलेज वो मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटियां बनेंगी, ब्लॉक का प्रेसिडेंट बनेगा, जिला का प्रेसिडेंट बनेगा? क्या जम्मू कश्मीर के अवाम ने सोचना शुरू करा यहाँ 60% वोट? ये तो 10,000, 5,000, 10,000 पे फारूक अब्दुल्ला एमपी बन के आया। वक्त भूल गया, गांधरबल से सिर्फ कंगन के लोगों ने वोट दिया, वोट नहीं लोग डालते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि मोटे तौर पे जम्मू कश्मीर में लोगों को डेमोक्रेसी पे भरोसा हुआ है। हमें बोलते रहे यही पॉलिटिकल नर्चरिंग करेंगे, बीजेपी तकसीम और वो करेगी, बीजेपी इधर सरकार बनाएगी। उमर अब्दुल्ला कैसे 42 सीटें लेके आ गया? अगर चुनाव सही नहीं होता तो शायद वो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाते। झूठ बोलते हैं ना ये, ईवीएम खराब हो गया, बीजेपी ने ये कर दिया, फलाना ने वो कर दिया, झूठी फैलाना ना। यानी आप कह रहे हैं कि अगर वाकई मैं क्या कह रहा हूँ, ईवीएम खराब होता, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के आया, वहाँ ईवीएम बिल्कुल तंदुरुस्त है, और जहाँ भी थोड़ा बहुत चेंज होगा वहाँ पर इल्जाम लगाते थे। हाँ। कभी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने करवाया इलेक्शन। तो क्या राज्य बने मुख्यमंत्री बने ना मुख्यमंत्री। हाँ।
अब दोबारा काम शुरू किया ना, टीचर से लाख रुपया ट्रांसफर का, एक्शन से 4 लाख, बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। ये इस तरह के जो पैसे लेने आप शुरू कर दिए आपने ट्रांसफरों के। आप जो सिविल अफसर हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बड़ा डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में पहले ही तजावज़ कर गया। एक रेशो होता है पॉपुलेशन और एम्प्लॉयमेंट का, लेकिन वो पहले तजावज़ है, अढ़ाक पे लगाते रहे। बर्तन साफ करवाए घर में, बाद में उसको PHC में लगा दिया, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में, पानी वाले डिपार्टमेंट में, बिजली वाले में, उधर लगा दिया। उस बेचारे को जो 20 साल से 40 साल उसकी प्राइम लाइफ है, वो हटका दी उसकी ज़िंदगी। जिसकी 20 से 40 साल की उम्र हटका दी, वो क्या ज़िंदगी में करेगा? इनका काम है, और वही काम ये, और ये चाहते हैं ये Z++ में घूमेंगे, गरीब का बच्चे को उकसाएंगे। ये कुछ नहीं दे सकते जम्मू कश्मीर के वालों। तो क्या भाजपा सरकार, केंद्र सरकार राज्य का दर्जा वापस देगी जम्मू कश्मीर क्यों का? नहीं देंगे? हाँ, क्यों नहीं देंगे? उसके पीछे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना है कि जो लोग खेत छोड़ के भाग रहे थे, ज़मीनें छोड़ के भाग रहे थे, दुकानें छोड़ के भाग रहे थे, होटल इंडस्ट्री जीरो थी, स्कूल बंद थे, खेल के मैदान बंद थे, खेती बाड़ी बंद थी, किसान फ्रूट ग्रोअर बंद कर गया था, वो चीज़ें दोबारा शुरू करी हैं। एक जब स्टेट पुलिस होता क्या था, टेररिस्ट आ गया, टेररिस्ट आएगा, इतना टफ टेरेन का वो है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया है। वारवर्ड वायर नहीं लगाने देते थे, वो लगाई। अब फ्लड आ गया तो एक पैच बह गया। धुंध वाला टाइम आ गया, विंटर में धुंध होती है, एक टेररिस्ट आ गया, टनल का चल पड़ा के वो वायर ऊपर लगी है, नीचे टनलिंग से टेररिस्ट आ गया। अब BSF से एक बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से निकल आया, आगे स्टेट पुलिस को चीफ मिनिस्टर देखता है। तो जब इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं होगी, इंटेलिजेंस का ग्रिड नहीं होगा, अभी आपने देखा होम मिनिस्टर साहब ने एक CAPF का बिल भी लाया था। उसका मकसद क्या है? ठीक है, आप कुछ अपने राइट के लिए सब लड़ेंगे, लेकिन मकसद ये था कि उसमें टेररिस्ट तो आ गया, तो अगर उसमें गैप है सेंट्रल एजेंसी और स्टेट पुलिस के, तो फायदा किसको होगा? टेररिस्ट को। टेररिस्ट को स्पेस मिल जाएगी, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो गया, बात पहुंच नहीं पाई। तो इसलिए इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर साहब, HM साहब ने क्या करा? सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट करा। अब टेररिस्ट आएगा भी तो उसकी स्पेस कम है, इंटेलिजेंस ग्रिड को टाइट करा है, बहुत सारे पैमाने लिए हैं। वहां से निकले तो पाकिस्तान को मालूम हो गया, अब तो बंदे भी नहीं तैयार हो रहे, अब क्या करें? उन्होंने ड्रग्स शुरू कर लिया कि नस्ल कशी कर दो इनकी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये चाहते हैं कि हम एक डिपार्टमेंट का पैसा वहाँ ट्रांसफ़र करें, वहाँ का उधर डाइवर्ट करें, लूट खसूट करें। आज ये क्या करते हैं? जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा गया सारा, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा गया, जो ट्राइबल मिनिस्टर है वो अपनी में लगा गया, जो रूरल मिनिस्टर है वो अपनी में लगा गया। तो बाकी इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA कहाँ जाएंगे? या दूसरी पार्टी हमारी के MLA कहाँ जाएं? BJP तो दूर की बात है ना, बाकी MLA कहाँ जाएंगे? जब आपने इस तरह की लूट खसूट आप करोगे, हम क्वेश्चन ही लगाएंगे ना, वो लिख देंगे, अच्छा इधर ये भाई पेट्रोल कैसे हो, खड्डे कैसे भरे PMGS, और जनाब ये बर्फ़ पड़ी है। अब बर्फ़ कितने रोड में पड़ती होगी? लेकिन जवाब दे देता है ऐसा टेक्निकल। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये चाहते हैं कि गरीब का बच्चा मरे, हम सियासत करें और हम घूमें, ऐश व इशरत करें और लूट खसूट करें, पब्लिक चेकर की लूट खसूट करें। और गुलाम अली खटाना के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से निजी रिश्ते कैसे हैं? राजनीतिक कटाक्ष आपस में चलता रहता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन निजी रिश्ते कैसे हैं? कभी मुलाकात होती है? हाँ, दुआ सलाम होती है, ऐसे कोई ज़्यादा नहीं है। अभी तो मेरे को मैंने पहले जम्मू में मकान लिया था, तो वो मैंने कोई 24 में मुझे कश्मीर में, क्योंकि जो ऊपर वाली 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है मैं उनमें काम कर रहा था जो हमारे पास नहीं है, तो मुझे थोड़ा चिट्ठी लिखने के लिए थोड़ा ऑफिस चाहिए, तो मैंने घर मांगा तो उन्होंने नहीं दिया। जब से वो सरकार बनी है मेरी फाइल उनके पास पड़ी है। तो मैं एक ऐसा MP हूँ जिसके पास जम्मू कश्मीर में घर नहीं है।
और मेरी मदर का है तो मैं छोटा था फैमिली में, मैं वहीं रहता हूँ हवाई गांव में। जैसे अभी होम मिनिस्टर अक्सर पार्लियामेंट में भी इस बात का जिक्र करते हैं, अपने वक्तव्यों में भी, बातों में भी इस बात का जिक्र करते हैं कि हमने नक्सलवाद को ख़त्म किया है। तो क्या यही जिस तरह से चीज़ें अब गैप ख़त्म हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो रही है, मिसकम्युनिकेशन ख़त्म हो रहा है, तो हम मानकर चलें कि जम्मू कश्मीर में भी एक वक्त बहुत जल्द वो देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से मिलिटेंसी, आतंकवाद सब खत्म हो जाएगा? देखिए, मर्ज को समझना पड़ता है। हाँ। जैसे लोग कहते हैं कि अंग्रेजी दवाई से मर्ज दब जाता है, मतलब लोगों में ये बात करते हैं। हालांकि अंग्रेजी साइंस ने बड़ी एलोपैथिक ने बड़ी 300-400 साल में बड़ा उसमें कामयाबी हासिल करी है। उसमें बहुत तहकीक, रिसर्च करी है, बहुत आगे है, बड़ा टू द पॉइंट काम कर रही है। मर्ज को समझना पड़ता है। लोगों की कितनी स्टेटों में था नक्सलाइट, उसको समझा। हाँ। लोगों की प्रॉब्लम्स क्या थी, उनका रिड्रेसल रखा। जो बाहर से पैसा आता था उस पर कमांड करा, सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट करा। तो और दूसरा कन्विक्शन हो, जिस पार्टी को देश की सेवा करने का कन्विक्शन हो, मतलब पहले देश, फिर पार्टी, फिर सेल्फ। प्रधानमंत्री अक्सर अपने बयानों में प्रधानमंत्री नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, मतलब ये आपका एक बेसिक प्रिंसिपल है कि आप पहले देश, फिर पार्टी, फिर मैं सेल्फ, तीसरे नंबर। अब कांग्रेस कहती है पहले मैं, अब देश का नंबर ही नहीं आता तो कन्विक्शन कहाँ से आएगी? मतलब वो उसको ऊर्जा, वो ताकत अंदर से, सेवा का भाव कहाँ से आएगा? उनमें सेवा का भाव नहीं, सेवा का भाव था, हिम्मत थी, क्रश किया, रिहैबिलिटेट किया, स्कूलिंग दिया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, रोड्स बढ़ाए, कम्युनिकेशन बढ़ाया, सुविधाएं बढ़ाई, वेलफेयर उनके पॉकेट्स में पहुंचाई। तो आप देख रहे, रिजल्ट देखिए ना, नक्सलाइट कहाँ है। काम करना पड़ता है 24/7। अक्सर भाजपा के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं कि वो पार्टी जो है मुसलमानों की उपेक्षा करती है, लेकिन गुलाम अली खटाना भाजपा में रहते हुए क्या कभी उस तरह का महसूस हुआ कि मुझे वो बराबरी का दर्जा नहीं मिला, या मुझे उस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं जिस तरह के अक्सर इल्ज़ाम लग रहे हैं भाजपा के ऊपर? देखिए, मैं देश के मुसलमानों को आपके माध्यम से एक बात ज़रूर कहूँगा जी, कि शख्सी राज नहीं है, जमहूरियत है। और लोकतंत्र, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में अपना गीत खुद गाना पड़ता है। और कांग्रेस ने इन्हें हाशिए पे खड़ा करा है, मुसलमानों को, और कांग्रेस में से निकली हुई जमातों ने, जहाँ अदर जो पार्टीज हैं, मिसाल के तौर पर, जो अपने आप को सेकुलर मिसाल जमात के कहती तौर हैं। पर 35 से 40% जो मुसलमान था, जिसमें हम भी शामिल हैं, जम्मू कश्मीर के, हाँ, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया है। बिल्कुल ठीक है। हमारे राजा ने पहले ही कहा था यूके में कि हम इसके साथ रहेंगे। अब वोट तो दिया, लेकिन कांग्रेस ने एक नुक्ता निकाला कि वंदे मातरम के जो स्टैंजास हैं उसमें आपके मज़हब को, आपको तकलीफ हो गया, आपका मज़हब को कंट्राडिक्ट करता है। सही। जो लास्ट स्टैंजास, उसके मुसलमान को दो नुकसान हो गए। एक तो जो उसके मार्टियर्स थे, जिन्होंने शहादतें दी, और एक जो मुसलमान बाद का है 47 के बाद का, जो उसको उसके अपोजिट नेगेटिव में खड़ा कर दिया, क्योंकि उसका वो फील होने लगा। उसको नेगेटिव में खड़ा किया कांग्रेस ने बड़ी हिकमत से, कि वो एंटी वंदे मातरम है। अब वंदे मातरम ने लाखों में छोटी छोटी चीज, उदाहरण आपने मुसलमान की बात करी, वंदे मातरम ने कई ऑर्गेनाइजेशंस को ऊर्जा दी, ताकत दी, एनर्जी दी लड़ने के लिए अंग्रेज के खिलाफ। उसमें मुसलमान भी थे, दलित भी थे, जनरल कास्ट के भी थे, सभी समाज के लोग थे। और जब शहादत, जब उनको एक फांसी दी जाती थी तो वंदे मातरम बोलते थे। जब उनको सजा होती थी, वंदे मातरम बोलते थे। एक नारा बन गया, नारा बन गया। आज प्राइम मिनिस्टर साहब 2047 का विकसित भारत का टारगेट रखते हैं। 11वें नंबर पे 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, हम 11वें नंबर पे थे, 11वें पे ही रहे। हम 11वें से तीसरे पे आए। ये प्राइम मिनिस्टर में ताकत किस चीज़ ने भरी?
कि जिस ज़मीन में मैं रहता हूँ वो थोड़ी ऊंची हो, उसका नागरिक थोड़ा ऊंचा हो, उसकी दुनिया में इज्जत हो, उसका कोई बिजनेस करते वक्त इज्जत करे, इसके जंगलात को बचाऊं मैं, इसको जंगलात को भी बचाना है, टेक्नोलॉजी को बराबर रखूं, इसके अंत्योदय आखिरी गरीब आदमी को और कॉरपोरेट को बैलेंस रख के चलूं, मैं इसके किसान को आगे ले जाऊं, मैं इसकी क्लीन, इसके जो लोग रहते हैं इसमें 144 करोड़, उनका सांस ठीक निकले, ये ऊर्जा उनके अंदर कौन भरता है? उस देश के लिए पहले देश क्या है ये? तो मुसलमानों को, हालांकि मुसलमानों को की बात नहीं है, कोई भी मज़हब वाला आदमी है, वो क्रिश्चियन है, जू है, सनातन वाला है, इस्लाम वाला है, सिख है, कोई भी जो बाकी मज़ाहिब हैं, उसके अंदर एक फ़िल्टर लगा होता है जिसको अरबिक वाले बोलते हैं इन्नमल अमाल बिन्नियात। इमाल का दारोमदार अच्छी खालस नीयत पे है। अब मुझे आप कहेंगे कि वो वाला सॉन्ग आने से आपका मज़हब को वो हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर फ़िल्टर लगा है ना, क्योंकि वो दिलों के भेद जानता ऊपर वाला। मेरी और आपकी शक्ल से ऊपर वालों को क्या लेना देना? कहते जाओ, हमने आपको, वो क्या है, फ़बअय्यि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मैंने आपको जाओ किन किन नियामतों से नवाजा है, तुम्हारे रब ने तुम्हें कौन कौन मतलब किस किस नियामत से नहीं नवाजा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा नाक में कुछ खाता हूँ, सूंघता हूँ, खुशबू लेता है, ये ताज़ा है कि ख़राब है। मेरी आंखें इधर है, कोई हिट करे तो कितनी स्ट्रांग बोन है, मेरे कान सुनते हैं, मेरे हाथ का कितने जोड़, मैं मतलब सारी नेमतें कितने कितनी नियामत, मैं किसको एक को जोड़, एक को कल मेरे दोस्त का लिगामेंट ख़राब हो गया, हार्ट का कहीं थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो वो मैंने कहा मालूम हो ऊपर वाले ने जो नियामतें बनाई हैं थोड़ी सी वो टेढ़ी हो गई तो क्या हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी जो कानून लाया, इसमें मैं कई चीज़ें डिस्कस करना चाहता था, लेकिन समय की उससे, इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है बिल, कॉन्शियस को नहीं कर रहा है, जो आपका बिलीफ है, फेथ है, अकीदा है, उसको नहीं कर रहा है, जो राइट टू एक्सप्रेस आपको रिलीजन में दिया है उसको नहीं छेड़ रहा है बिल, बिल कंपेल नहीं कर रहा है आपको। लेकिन कांग्रेस और सपा ने और सब ने भय फैलाया। हाँ, मुसलमानों में उन्होंने ये कह रहे हैं कि आपको तो गाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों में भय फैलाया। हाँ, वो कंपेल नहीं कर रहा है कानून, लेकिन वो नहीं बताएंगे। कांग्रेस इतना गंदा, अगर आप देखिए कि आप गूगल पे सर्च मारिए, लिखिए 10 मेजर राइट्स इन इंडिया, 10 कत्लो गारत के इंसिडेंट इंडिया में कौन से, नो कांग्रेस के खाते में पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे मैं सियासत छोड़ दूंगा। नीली से लेकर असम से लेकर अहमदाबाद से लेकर, मतलब बिहार में राइट्स। एक तो मैं देख रहा था कि वो बीपी सिंह चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, इंदिरा गांधी जी, मैं देख रहा था वो जंगली सूर आ गया ईदगाह में। हाँ भाई, सूर आ गया तो जानवर है ना वो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये कहा कि वो हलाल नहीं है आप पे, वो भी हमने परंपरा ज्यू का लिया, प्रॉफिट इब्राहिम की परंपरा है ना ये, लेकिन हमें कोई मैंडेटरी नहीं है जो बाकी चीज़ें अलाउ करी हैं, हम वहाँ भी फंस गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें जानवरों को प्यार से देखना है, जो अल्लाह हमारा नहीं है, वो पूरी कायनात का है, मखलूक का है, सृष्टि का है, जिसको अभी हमें नहीं पता उसका भी है, जिसका हमें अभी दुनिया में मिलियन एंड बिलियन गैलेक्सीज हैं, एक गैलेक्सी का पता नहीं इंसान को, तो बाकी गैलेक्सी वालों का भी अल्लाह है। हम कहीं गलत फहमी में ना रहे कि मेरा ही है, वो पारसी का भी है, वो हिंदू का भी है, वो सब का है। तो मेरा नेटशल में आपको ये कहूँगा, मुसलमान को अनपढ़ता से जोड़ा, कुरान ने उसको कहा कि फ़र्ज है तेरे पे इल्म सीखना। मुसलमान को बदमाश से जोड़ा, वो तो इंसाफ से जुड़ा था, बराबर तोलने से जुड़ा था, गवाही से जुड़ा था, अमानत में ख़यानत से नहीं जुड़ा था। मुसलमान को गंदगी से जोड़ा, वो 5 टाइम मसवाक करता है। मतलब वो 10 बुराइयां जो दुनिया में है उसको जोड़ दिया। किसने जोड़ा, ये कौन जवाब देगा? 70 साल रहा कहाँ, ये खोज करने की मुसलमानों को ज़रूरत है। हाँ, अपने
ये सनातन वाला हमारा बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं, इससे ना ज़्यादा है ना कम है। वो अपना रोल निभाएंगे, हमें अपना रोल निभाना है, एक छोटे भाई के नाते और एक बड़े भाई के नहीं, नाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने भाई के लिए अच्छा सोचो। अगर उसकी कमीज अच्छी है तो खुश हो जाओ। अपने मेरे से आपकी कमीज बढ़िया है तो खुश होना चाहिए ना मुझे। मेरे से आपकी दुकान अच्छी है, खुश होना चाहिए ना। मेरे से आपकी इबादत गाह अच्छी बन जाए तो मुझे खुश होना चाहिए ना। अब मैं भाई में फंस जाऊंगा, कौन मेरा भाई है कौन नहीं है, तो फिर तो अकल का अंधा हो गया ना कि तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तो नहीं ना ये। तो मैंने ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक मौलाना साहब मिल गए मुझे बड़े, तो उसने मौलाना साहब ने मुझे पूछा कि मुसलमान बच्चों, मदारस के बच्चों ने बहुत शहादतें दी हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तो मैंने आधा घंटा सुना। मैंने कहा बात आपकी बात में वजन है, लेकिन हम 750 MP हैं, कितने दोनों हाउसेस में। हमारे पास 100 टन से ज़्यादा किताबें हैं, एक भी नहीं जाता पढ़ने। आपकी बात तो ठीक है लेकिन वो किताब में है। बीजेपी ने 100 साल अपना गीत गाया तो कांग्रेस जैसी जमात को उखाड़ के फेंक दिया। अपना गीत गाना पड़ता है समाज में। जो गीत गाएगा ठीक है, जो नहीं गाएगा इन्फॉर्मेशन के मलबे के नीचे दब जाएगा। अब तो इन्फॉर्मेशन किताब में नहीं ना, उड़ गई है, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, फलाने में, टंगाने में, बहुत कुछ है। इन्फॉर्मेशन उड़ी है। अब उड़ती इन्फॉर्मेशन आप कहेंगे नहीं जी मैं किताब में लिखा है। भाई किताब में लिखा है तो तुम्हें अपना पानी तो तूने भर के लाना है ना, अपना गीत तो गाना पड़ेगा ना। क्यों नहीं गाया? तभी सुना जाएगा जब अपने गीत गाना है तो स्पेस बनेगी ना समाज में। एक बड़ा सवाल यहाँ पर, संसद का सत्र चल रहा है और अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छी कार्रवाई हमने होते हुए नहीं देखी। ऐसा लगा कि बस एक विपक्ष के झगड़े में फंस गए। लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आए, अमित शाह जी सदन में आए, आके जवाब दें, और अलग अलग मुद्दों को लेकर बातें कर रहे हैं। और सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार सदन चलाना ही नहीं चाहती, विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहती। आपको क्या लगता है? नहीं, प्रधानमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए आप, जब सेशन स्टार्ट होता है उसमें देखिए वो ये चाहते हैं कि जो अपोजिशन के एमपीस हैं, यंग एमपीस हैं, उनको कंट्रीब्यूट करें पार्लियामेंट को। लोगों के लिए अच्छी चीज़ें बन सकती हैं, अच्छे लेजिस्लेशंस बन सकता है, अच्छे सुझाव आ सकते हैं डिस्कशंस में। बट अपोजिशन जब फ्रस्ट्रेटेड लाट बन जाए, जब लटकाना हटकाना भटकाना उसका काम बन जाए, जब वो अवाम के लिए सीरियस ही नहीं है, जब वो देश के दुश्मन के साथ खड़ी हो, तो आज भी कौन रोक रहा है? पार्लियामेंट सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें डिस्कशंस, डिबेट्स, डेलिब्रेशंस। कितने एमपीस का मैंने क्वेश्चन लगाए थे, मैंने 0 आवर लगाया, मेरे सारा टाइम वेस्ट कर दिया। पब्लिक के टैक्स से चलती है पार्लियामेंट, तो आप हुल्लड़बाजी करोगे, हाय हाय बाय बाय करोगे, जाओगे। ऐसे थोड़ी है देश चलता है। आपको कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन एक गाइड करती है सत्ता पक्ष को, बट वो हुल्लड़बाजी, न्यूसेंस, स्किट करते हैं, लाखों लोगों ऐसी अनवांटेड चीज़ें करते हैं जिसका कोई ना इथिक्स से है, ना कोई संस्कृति से है, ना कोई पार्लियामेंट से है, ना कोई पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से कुछ। वो कहते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन है, सरकार मिसकम्युनिकेशन करती है, बातों को सही से नहीं रखती, बिल कुछ और होता है, बताती कुछ और है। ये असली हकीकत है और यही हम जानना चाहते हैं। और यही उस बिल को लेकर बात हुई जो छात्रों के हित में लेकर आया गया। वो कह रहे थे कि ये इससे कोई जो है नीट का पेपर लीक हुआ और दूसरे पेपर लीक हुए, आने वाले वक्त में भी इससे कोई पेपर लीक नहीं होने वाला, क्योंकि ये छात्रों के हित में नहीं है। यकीनन के समर्थन है, लेकिन फिर भी मिस इन्फॉर्मेशन बच्चों में पहुंचाई जा रही है। दुनिया में कल तक जब इनका शासन था तो सरपंच के पास पावर थी। क्यों पावर थी? गांव के बड़े आदमी के पास पावर थी। क्यों? क्योंकि वही बाजार जाता था, वही अखबार पढ़ता था। अब पिछले 15 सालों में इन्होंने तो 2G 3 वो घोटाले में डाल दिया था हमें। वो कहते हैं कि सब बरी हो गए। अरे सुन लो ना, हमें घोटाले में डाला था। हमने लोगों को 5G दिया। आज बच्चे के पास ताकत है, उसके मोबाइल, आज ताकत बच्चे के पास है, ताकत इंफॉर्मेशन में है। आज वो जमाना नहीं है ट्रेडिशनल।
आज बच्चों के प्राइम मिनिस्टर साहब एजुकेशन वॉरियर, बच्चों के स्ट्रेस की बात, बच्चों के टेक्नोलॉजी की बात। आपने मेरे एक बात रह गई, मुसलमानों की बात कर रहे थे आप। ट्रिपल तलाक जो कुरान में है वही प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाया, आपने उस पर भी मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया। ठीक है, हमारा कोई कंसेंसस है, देवबंद जबरेल भी बड़े स्कूल हैं, दो स्कूल ऑफ थाट है हनफी मसलक के, उनका ये है कि तलाक 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 वो आप है, लेकिन बेसिक जो कुरान के टेनेट से है वो 3 महीने वाला ही है। बिल्कुल, हाँ, उसमें गैप और जो दूसरी बात उन्होंने कहा, एक हाथ में कुरान रखो, एक में कंप्यूटर रखो, तो वो भी आपके बेसिक, उसने कहा आप रास्ते से भटक गए, आपको प्रॉफिट ने कहा था पढ़ा करो, तो वो प्राइम मिनिस्टर आपको ले रहा है कि यार कुरान और ये कंप्यूटर पकड़ो। अब वो पहले आपको उन्होंने वोट बैंक बनाया, दुनिया की 10 बीमारियों से बुराइयों से जोड़ा, आपको वोट बैंक, अब तो आपको डराते हैं, आपको बढ़ावा ही मार देगा। ये मैसेज कन्वे क्यों नहीं हो पा रहा बीजेपी से? जब इतनी चीज़ें क्लैरिटी हैं, फिर क्यों मुसलमानों के और भाजपा के बीच में गैप है? ये मैसेज सही से कन्वे क्यों नहीं हो रहा? मुसलमानों को डराते हैं, पहले उनको वोट बैंक तक बनाया, उनको गुर्बत की तरफ लिया, उनको इकोनॉमिक असैसिनेशन करा। आप स्टेट वाइज डाटा ले लीजिए कि चपरासी कितने बने, क्लर्क कितने बने, स्टेट कैडर के कितने लोग बने हर स्टेट में, इन्हीं का हुकूमत रहा है ना। हमारा तो थोड़ा ही हुआ, हमने थोड़ी ना मुसलमानों को अनपढ़ किया, हमने थोड़ी ना मुसलमानों को डॉन बनाया, हमने थोड़ी ना उनको अनपढ़ रखा। बिल्कुल सही, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी ये कहती है कि मुसलमान दलितों से भी ज़्यादा बदतर हालात में थे वो देखिए, उसको मैं कश्मीर में गया परसों, एक 12th क्लास की बच्ची ने मुझे सवाल पूछा कि आप ये ड्रग्स की बात करते हैं, आप शराब क्यों नहीं बंद करते? मैंने कहा यहाँ ऑटोक्रेसी नहीं है, यहाँ जमहूरियत है। ये बात आपको जब नो 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 ये जब सरपंच का इलेक्शन होगा, एमएलए का इलेक्शन होगा, उसमें आपने उसको करना है, हम आपको वोट देंगे गांव के, लेकिन आपने शराब को बंद करने का, एक भी आदमी शराब पीना चाहता है, आप क्यों कैसे उसको करते हैं बंद करो? जमहूरियत है ये। तो जमहूरियत तरीका बताती है कि जब आपका डेवलपमेंट के लिए वो पंच, सरपंच, एमएलए, जिला परिषद का, ब्लॉक परिषद का इलेक्शन आता है, उसमें आप एजेंडा रखो कि भाई तू अगर हमारे शराब बंद करेगा हम तेरे को वोट देगा। उस वक़्त आपका मज़हब खतरे में पड़ जाएगा, उस वक़्त आपको शराब ठीक लगेगी, उस वक़्त आपको पैसे ठीक लगेंगे, उस वक़्त आपको कॉस्ट ठीक लगेगी। तो जब आप उस वक़्त भूल जाते हो, जब वोट देने का और बात रखने का सही टाइम होता है, वही बात रखनी। हाँ, अब बीजेपी ने 370 का 5 लाख से ज़्यादा एब्रोगेट करा, 5 लाख से ज़्यादा प्रोग्राम करे होंगे। हमने कोई भी काम करा उस पर छोटा सेमिनार, बड़ा सेमिनार, छोटी, तो काम करना पड़ता है। आखिरी 2 सवाल। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा, अब कल अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठ गए। वो कह रहे हैं कि E20 वाला जो मामला है वो आम लोगों से जुड़ा हुआ है और इसको भी वापस लेना चाहिए। देखिए, E20 वाला बात जो है उसमें उनका धरने में बैठना अच्छा नहीं है, उसकी लॉजिक्स है। जब आप 100 वाट का बल्ब जलाते थे, तो अब 100 वाट का लेड बल्ब अब उसके बराबरी वाट में 10 बल्ब जलाते हैं। ये मोदी बल्ब जिसको बोलते हैं, जिसको मोदी बल्ब बोलते हैं, मतलब आप एक बल्ब जलाते थे उसमें उतनी ही बिजली लगती थी, और उसमें अब आप कितने जलाते हैं? 7 वाट के अगर 100 में तकसीम करें कितना हुआ? लगभग 14-15 बैठेंगे। तो 14 बल्ब जलाते हैं। आपको क्लीन एनर्जी चाहिए, आपको अपना जो पैसा सारा आपका ड्रेन होता है तेल खरीदने में, उसका अल्टरनेट एनर्जी का जरिया आपने बायो एनर्जी में, बायोमास में से एनर्जी बनाने में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। मतलब आपका गन्ने का वेस्ट है, पेडी का वेस्ट है, आपका गंदुम का वेस्ट है, तो आपने उस वेस्ट में से वो बनाना है।
उसमें लाखों किसानों का रोजगार जुड़ा है। चेन है, ये चेन है। यानी भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, बड़ी खूबसूरत बात करी आपने कि सेल्फ रिलायंट, खुद कुफैल होना है। हाँ। तो उसमें वो चेन है। आप लाखों किसानों का आप रोजी रोटी बंद करोगे। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, आप यू आर एंटी क्लीन एनर्जी, यू आर जो टेम्परेचर रेज हो रहा है, मतलब आपको हवा से मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। बस वो कह रहे हैं कि गाड़ियां खराब हो रही हैं उससे। नहीं, गाड़ी खराब हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ। गाड़ी को तो खराब होना ही है। जो गाड़ी इंसान की गाड़ी बनी है, जहाँ वो लोहे की गाड़ी बनाई है, उनको खराब होना है। वो एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीका होता है, उसके ज़रिए से आती है चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए उससे हमारा जो पैसा बाहर जाता है खरीदने में, तेल, एनर्जी, उसमें हमें फ़ायदा होता है। किसानों का रोज़गार है, क्लीन एनर्जी है। आए बार करे, इसमें क्या है। प्रोटेस्ट हो फॉर द सेक ऑफ करे, जिंदा रहने के लिए करे, बिकता है देश में। वैसे राइट टू एक्सप्रेस है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आज़ादी दी, सबका हक है। हाँ, करिए। आखिरी सवाल, अपने मुसलमानों को लेकर बात की, नशे को लेकर बात करें। यूथ अगर वाकई नशे में है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, ये इससे कोई वो बात नहीं, अलग है, क्या मैसेज देना चाहेंगे खासकर जम्मू कश्मीर की आवाम को और मुसलमानों को? भाजपा के जो बीच में दूरी है उसको लेकर क्या मैसेज है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हर माँ बाप को, एक तो दोनों वर्किंग माँ बाप हैं, बच्चों को टाइम नहीं देते। माँ बाप को बच्चों को टाइम देना चाहिए, उनका राइट है। और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि सरकार ऐसे लेजिस्लेशन लाए। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं बच्चे का, तो फिर उसको मोबाइल नहीं देना है, उसको माँ बाप ने टाइम देना है। और अगर आप बच्चों को टाइम, और बच्चों को फिर आपने दो काम ज़रूर करना है। एक, उसको तरबियत करना है, जहाँ उसको संस्कार देने हैं, ताकि उसको शनाख्त रहे कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी और मेरी बीवी, इनमें क्या डिफरेंस है। अगर तरबियत निकाल दें, संस्कार निकाल दें, तो उसको ये मालूम नहीं होगा। इंसान इसलिए सुपीरियर क्रिएचर है कि उसका तरबियत है, उसको संस्कार है। तो हमें यंगर जनरेशन्स को संस्कार ज़रूर देने चाहिए। संस्कार नहीं देंगे तो उसका गलती नहीं है बच्चे का। नशे के लिए क्या कहना चाहिए? उसी से ये आगे सारी चीज़ें जाएंगी। आप 5 साल के बच्चे को 15 साल की उम्र का एक्सपोजर दे दोगे, 20 साल की उम्र का। जो बच्चा, जब बच्ची 20 साल में इंफॉर्मेशन बर्दाश्त करता है, वो आप उसको 5 साल में दे दोगे, बच्चे क्या गलती है, बच्चा फ्रस्ट्रेट होगा। अभी हमारे पास इतने रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी फास्ट मूव कर रही है। बच्चे को, ये इन कांग्रेसियों ने तो यही सोचा था कि 100 साल, आज लेबरर बात कर रहे हैं मोबाइल पे गांव में, बच्चे से टोकरी भी सिर पे उठाई है। सब ये मालूम नहीं था कि इतना मोदी जी इतना आगे ले जाएंगे देश को। तो उसके साथ साथ हमें एक संस्कार, और दूसरा बच्चे को, अगर उसको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ जाएंगी, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। फ्रस्ट्रेशन से क्या होगा कि उसको जहनी तनाव होगा, जहनी तनाव से क्या होगा, उसकी नींद खराब हो जाएगी, उसकी एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, वो मेट नहीं होंगी। तो अल्टीमेटली उसको कोई ना कोई ऐसी चीज़ खानी है जिससे उसको नींद आए। नींद आएगा, जब ब्लड में असर हो गया, फिर एडिक्शन हो जाएगी, और इसी तरह नशे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो गुलाम अली खटाना साहब हमारे साथ थे। हमने उनसे बड़ी बेबाक तरीके से बात करी और उसी बेबाक अंदाज में उन्होंने जवाब भी दिए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और मुंसिफ टीवी पर उन्होंने बच्चों के लिए भी ख़ास बातें कहीं, बड़ी बेबाक तरीके से राजनीति पर भी अपनी राय रखी। फ़िलहाल ख़ास मुलाकात में आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाज़त। आदाब।